ऑटो चालक से हुई अवैध वसूली को लेकर ऑटो यूनियन ने बरेली जंक्शन पर 1 दिवसीय हड़ताल की। ऑटो चालकों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। क्या ये आज हड़ताल चल रही है आपकी? आज जो हमारा प्रदर्शन है और सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। ये घटना कल की है। कल एक राकेश नाम का ड्राइवर था, वो सवारी लेके आया यहाँ मंदिर पर, उसके साथ में अवैध वसूली की जाने लगी और उसने मुझे फ़ोन किया। मैं आया तो वहाँ पर ये संजू, सौरभ, वो भी अपने स्कॉर्पियो से गाड़ी से आ गए थे और 7-8 गुंडे थे। उनके साथ हमारे साथ अभद्रता की गई, मारपीट करने की जो नौबत आ गई। हाथ चलाया, मैंने रोक लिया ऊपर से, लेकिन उसके बाद गाली गलौज की गई और कहा कि यहाँ पर दिखाई मत देना वरना जान से मार देंगे तुम्हें। मुझे जान का खतरा है और अगर मेरे साथ में कोई भी घटना घट रही है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, मेरी ज़िंदगी के साथ में या मेरे साथ में किसी भी तरह की कोई घटना हुई। और ये पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। पार्किंग रेलवे की उधर है, ये कोतवाली का क्षेत्र है रोड का। अगर कोई भी अधिकारी इसे पार्किंग सिद्ध कर दे तो हम सारे टेम्पू यहाँ 24 घंटे को बिल्कुल एक गाड़ी नहीं हिलेगी, पूरे रोड पर लगवा देंगे। फिर अधिकारियों को जवाब देना होगा कि ये पार्किंग है। पार्किंग यहाँ नहीं है, पार्किंग उधर है। कोई भी आदमी वहाँ जा रहा है, वहाँ पार्किंग कर रहा है, तभी आप वसूली कर सकते हो। यहाँ पार्किंग के नाम पर यहाँ अवैध वसूली हो रही है। ये 30 रुपये ऑटो से, हर ऑटो वाले से लेते हैं रोज, और इस तरह से 20,000 रुपये की रोज अवैध वसूली होती है। जबकि लोग सवारी छोड़ने आते हैं या यहाँ थोड़ी बहुत देर पानी पीने लगे या खड़े होने लगे तो उसकी तुरंत वहीं पर चौकी तक पर्ची काटी जाती है। और हम चाहते हैं अवैध वसूली बंद होनी चाहिए और जो पार्किंग में लगा है उसी से होना चाहिए। जबकि हमने आरटीआई में एक जवाब मंगाया है तो आरटीआई में आया है कि बरेली जंक्शन पर 3 स्टैंड है, जिसमें केवल स्कूटर और साइकिल वाले का ही यहाँ ठेका है और बाकी कोई ठेका नहीं है। जबकि यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है और स्कूटर का ठेका वहाँ पर है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल का। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि अवैध वसूली बंद होनी चाहिए और ये गुंडागर्दी जो चल रही है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पत्नी ने बेचा 1 साल का बच्चा, पति ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। नाम बताओ। सचिन श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला कटगर, बरेली थाना किला। क्या मामला है जो एसएसपी ऑफिस आया? मेरी वाइफ को दूसरा लड़का भगा के ले गया और मेरा बच्चा भी उसी के पास में था, लेकिन वो मेरी वाइफ ने बच्चा बेच दिया। मुझे अभी पता चला जल्दी में। बेचा है बच्चा? हाँ, बच्चा बेच दिया। कपिल मौर्य ने मुझे बताया खुद ही। अच्छा। अब मैं उससे कह रहा हूँ खाली बस मुझे बच्चा दे दो, उसके बाद तो अभी हुआ है। मैंने भी अभी शक्ल नहीं देखी अपने बच्चे की सही से। कितने का बच्चा? 8 महीने का बच्चा होगा, भाग गई थी मेरे पास से। ये नहीं पता चला मुझे अभी कितने में बेचा। मैं उनसे कह रहा हूँ जितने पैसे दिए हैं दूसरे को मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दे दो। लेकिन वो तो इस बात में मानने को तैयार नहीं, मुझसे मिलने को तैयार नहीं, भाग जाती मुझे देख के पहले ही। तो कहाँ है आपकी पत्नी? यहीं बरेली कहीं में रहती है। किसके साथ? कपिल मौर्य के साथ। बच्चा किसको बेचा है पता लगा? ये नहीं पता चला मुझे कभी। अब वो अकेले ही देखा गया, बस मौसी के गया उसे लिवाने के लिए, तब तो वो वहाँ से भाग गई थी। कितनी उम्र है बच्चे की? अभी हुआ है सर, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ वो बच्चा। मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं पे। थाने गए आप? थाने में अभी मैंने एसएसपी साहब को ऑफिस में दी है रिपोर्ट, अब वो कह रहे कार्रवाई करेंगे। मैं बस खाली अपने बच्चों को चाहता हूँ कि बच्चा मिल जाए, वो उसके बाद अपने कहीं रहे, भाई उसकी इच्छा है। नहीं रहना तो मतलब वो उल्टा सीधा केस के लिए कह रही थी कि मुझे तुम्हारे पर गलत आरोप लगा दूंगी। और ये हमारी सर्विस चल रही है, ये देखिए एटीएम चल रहा है, आक्रोश उनका दिख रहा है। और केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ खूब बरसे बैंक कर्मी। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हूँ और वहाँ प्रेसिडेंट हूँ और यूपी भी का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? हम लोग 2 दिन की हड़ताल पे हैं सरकार के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। सरकार बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है जो कि सबके लिए हानिकारक होगा और
उसका हानि ये है कि उससे वो बैंकों को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जबकि बैंक बहुत अच्छे प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अगर कहीं पे कोई लॉस होता भी है तो केवल इनके कारण से ही होता है, सरकार के कारण से। और सरकार इतनी तेज़ है कि बैंकरप्सी बिल लेके आ चुकी है। उस बिल में कुछ खूबी है कि बैंकों से जो भी लोन लिया गया है और कोई नहीं चुकता कर पा रहा है कॉरपोरेट हाउस, तो उसे 95% बैंक की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा और 5% में उनका कोई रिश्तेदार या कोई भाई बंद उसे खरीद ले, तो 95% का लॉस सीधे सीधे बैंक को हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का हम विरोध करते हैं ताकि बरेली कॉलेज शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बीपी सिंह, बरेली कॉलेज शिक्षक संघ का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांगें शासन से काफ़ी समय से लंबित हैं, जिस पर प्रदेश स्तर पर अब आंदोलन छेड़ा जा रहा है। हमारी कल फुबुक्ता की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम 23 तारीख तक काली पट्टी बांध के आंदोलन करेंगे। डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। 24 तारीख को हम विश्वविद्यालय में धरना देंगे और 3 जनवरी को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी हैं खासकर जैसे कि प्रोफेसर पदनाम दिया गया, लेकिन जो प्रोफेसर हमारे हो गए 2009 में ही दिया जा रहा है 2021 से, जो कि गलत है। हमको उसी डेट से दीजिए। दूसरा, बरेली की बहू श्रीमती आकृति गर्ग को एमटेक में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। श्रीमती आकृति गर्ग को लखनऊ में बुलाकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। बहू के इस सम्मान से परिवार में खुशी है। रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने श्रीमती आकृति को मिठाई खिलाकर दी बधाई। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? आकृति गर्ग जी, आप यहाँ तक कामयाबी, आपने ये कामयाबी हासिल की है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। मैंने 2019 में गेट क्लियर करा था। उसके बाद मैंने AKG कॉलेज ज्वाइन करा। उसके थ्रू मुझे कॉलेज के दौरान स्कॉलरशिप भी मिलती थी फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड फिर 2019 टू 2021 मेरा बैच था, जिसमें 1 साल मैं कोरोना के कारण घर पे भी रही और मुझे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला इसमें। और मेरे इन-लॉज, मतलब यहाँ की फैमिली बहुत लकी रही कि मतलब ड्यूरिंग एमटेक मेरी शादी तय हो गई। उसके बाद मतलब अब मैं इस घर में आती हूँ, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और यहाँ पर भी सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। आगे भी मैं PhD करना चाहती हूँ, तो मतलब सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव हैं दोनों, और सबके आशीर्वाद से, सबके उससे मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद मतलब अलग खुशी लग रही है। मैं अपनी दोनों फैमिलीज़ को देना चाहती हूँ इसका श्रेय। दोनों फैमिलीज़ का बहुत ही रोल रहा है इस गोल्ड मेडल के पीछे। अभी आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? अभी तो 1 मंथ हुआ है बस शादी को। आज बड़ा खुशी का विषय था जब ये समाचार पत्रों में और देखा, हमारे भाई विश्व हिंदू परिषद के आशु अग्रवाल जी से मालूम पड़ा कि उनके पड़ोस में उनके बहू आकृति गर्ग ने एक बहुत प्रदेश के अंदर एमटेक के अंदर टॉप किया है। बड़ी खुशी का विषय था। उसी संदर्भ में आज हमने परिवार वालों से संपर्क किया और रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि ऐसी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की उसमें जो प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी वो रंग ला रही है। 2 कुलों का नाम रोशन किया है बरेली की बहू ने। हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बधाई और संदेश देने आए थे। अंबेडकर साहब जन कल्याण समाज सेवा समिति ने
पतंग की डोर को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। निज़ाम मेरा नाम है, मैं हुसैन बाग बागरगंज रहता हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर साहब समाज सेवा के एनजीओ चलाता हूँ। क्या मामला? ये मामला ये है कि ये मांझे वाले जो हैं, एक 400 मांझे की शादी डोर जो है 450 को बिकती है और ये लोग जो हैं व्यापारी लोगों को 600 650 को बेचते हैं मतलब। और उसमें जो मज़दूरों को बड़ी परेशानी हो रही है, जो बेचारे मांझे का काम करते हैं उन्हें काम भी ढंग से नहीं मिल पाता है, बड़े इधर उधर भाग दौड़ करते हैं तो अभी काम मिलता है उन्हें। उसके बाद जो है इन लोगों से कहा जाता है, हम लोगों के पास ये लोग आए हैं शिकायत करने के लिए, इनकी डोर को सस्ता किया जाए और कम से कम 50,000 आदमी बेरोज़गार है और उनकी मजदूरी जो है कम होना चाहिए। डीएम साहब के पास आया, क्या शासन मिला? कम हो रही है, कम होना चाहिए। डीएम के साथ पास आया, क्या शासन दिया? मिला इनसे ये मिला आश्वासन मिला है कि मतलब इसकी सुनवाई हम जल्द से जल्द करेंगे। क्या नाम है आपका? पापा का नाम क्या है आपके? क्या हो गया बताइए। हमारे यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व घुस गए हैं। मेरे पापा मम्मी की पैतृक संपत्ति है। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया हुआ है और वो लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा अपना घर है, उसमें कहते हैं हमें बीच में से जगह दो। हम बहुत परेशान हैं। मेरे पापा बहुत बीमार है, मम्मी मेरी बुजुर्ग है। मेरी गुहार है सरकार से कि प्लीज़ इनसे कोई कार्रवाई की जाए। क्या नाम है जिन्हें कब्जा करा? उन्होंने कब्जा करने वालों का नाम है पिंकी स्कॉट, विजय स्कॉट, अजय स्कॉट, पॉली स्कॉट और उनके घर वाले और भी लड़कों को बुला के कहाँ रहते हैं लोग? 15 सिविल लाइन्स हमारे ही घर के पास में रहते हैं। आपने थाने में कंप्लेंट करी? थाने में कंप्लेंट कर चुके हैं हम। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। कब से परेशान कर रहे हैं आप? हमें काफ़ी टाइम से परेशान करते हैं। मैं अल्मोड़ा में रहती हूँ। ये लोग हमारे मम्मी पापा को मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कहते हैं फर्जी वसीयत लाके कि हमें कब्जा चाहिए इस पर, ये हमारा है। महेंद्र पाल। कहाँ रहते हैं? अख्तियारपुर थाना नवाबगंज। क्या समस्या है एसएसपी ऑफिस में? समस्याएं यही है कि मारते हैं, हम घर जाते हैं तो। कौन मारता है? समधी है, हमारा छोटा भाई है, चचा है, चचा का लड़का है। क्या नाम है? एक का नाम है, चाचा का नाम है सेवाराम, लड़के का नाम प्रमोद, भाई का नाम मेरे राजवीर, समधी का नाम प्रेमपाल और एक बहनोई है, देखो चरण सिंह नाम के। वे बिहार रहते हैं, घर के बरेली में, छोटी बिहार में। किस बात को लेकर मारपीट हुई? मारपीट का जब जाऊँ जमीन को कहते हैं लड़का के नाम करा दो, लड़का के नाम करा दो। मैं ऐसे जीते जी कैसे नाम करा दूँ? मैं कहता हूँ मेरा घर बिगड़ गया, मैं कुछ बेच के संभाल लूँ अपना घर, तो संभालने नहीं देते और मारते हैं। क्या घटना घटी? घटना क्या, खुशी में गया था मैं, ऐसे लेकर अस्पताल में, यानी अस्पताल में जा रहा हूँ, लड़की का जन्म हुआ है, क्या अब तक कितना पैसा लगे, 32,000 रुपये लेके गया जेब में डाल कर। सब छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, कागज छीन लिए मेरे। रात को गंदा में आड़ दुख के आया हूँ, कल 7 बजे की रात के। नहीं, थाने में जाता ही नहीं, आज तक गया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैं रिपोर्टें ना लगाई, आज से घर में ना करूँ। यहाँ थाने में रिपोर्टें लगाने आए हमने किसी के साथ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा उन लोगों से ये है कि हमारा कारोबार हमें मिल जाना चाहिए, जैसे हम अपने घर को मुखिया बन के अपने घर चलाते रहे। हम सभी औद्योगिक क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमने अपनी पूरी सेवा काल में EPFO के नियमानुसार, शासन के नियमानुसार रुपये 417, रुपये 541, रुपये 1250 का अंशदान प्रति माह पेंशन फंड में किया है। लेकिन उसके एवज में हमें जो पेंशन मिलती है वह केवल 200 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक है। इतने कम पेंशन में हम अपना जीवन यापन कैसे करें? इसी समस्या को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने पूरे देश का दौरा किया, 27 राज्यों में पेंशनर्स को जोड़ा और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। यह हमारा परम सौभाग्य था कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से 2 बार प्रधानमंत्री जी ने हमें मुलाकात दी
उन्होंने हमारी बात सुनी, 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारे पेंशनर 5 से 6 हज़ार की संख्या में प्रतिवर्ष मरते चले जा रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हम किसकी शरण में जाएं? इसीलिए हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जागरूक हो, क्योंकि हमारे भाई अब जो है अपना आपा भी खोने को तैयार हैं। वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने को भी तैयार हैं। क्यों कि रोज़ हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो हमारे इतने भाई चले गए, हम किसके पास में जाएं? इसीलिए आपके चैनल से माध्यम से हमारा अनुरोध है, प्रधानमंत्री से माननीय प्रार्थना है कि अपनी इस सरकार की इच्छा शक्ति को जगाएं और हम पेंशनर भाइयों को हमें शीघ्र न्याय दिलाएं। हम सभी पेंशनर्स भाई अपनी लाठी काठी उठाकर इस गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। EPFO जिसने हमारा सब सत्यानाश कर दिया, इसमें अच्छे प्रावधान थे। EPS 95 स्कीम में बहुत अच्छे प्रावधान थे। इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल का प्रावधान था, पूंजी की वापसी का प्रावधान था, इसके बाद में अच्छी पेंशन का प्रावधान था। ये सब अच्छे प्रावधान इस EPFO ने समाप्त कर दिए हैं और हम लोगों को ऐसे स्कीम का ही सत्यानाश कर दिया है। हम गोवर्धन उठा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे श्री कृष्ण भगवान बने और हमारी रक्षा करके हमें न्याय प्रदान करें। अब हमारे सामने दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए हम पेंशनर्स भाई अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति जागरूक हो जाए तो हमारा विषय बहुत छोटा सा है। 6 करोड़ इस योजना में अंशदान करते हैं, 1250 रुपये प्रतिमाह है उनका। 6 करोड़ लोगों का अंशदान हर महीने का, हर साल का होता है 90,000 करोड़ रुपए। और हमारी जो मांग है कि हमारी जो भिखारी पेंशन है इसको 7,500 प्लस DA किया जाए, मतलब कि केवल 50,000 करोड़ रुपए उसमें से अगर सरकार हमको देती है तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। 40,000 करोड़ का अंशदान उनके पास में बचा रहेगा। इसके बाद में 5.5 लाख करोड़ रुपए जो कॉर्पस में है वो ही बचे रहेंगे और सरकार को 5.5 करोड़ रुपए से जो अंशदान जो ब्याज मिलता है वो भी सरकार के पास में रहेगा। लेकिन ये दुष्ट और क्रूर EPFO ये हम लोगों का सत्यानाश करने की कोशिश कर रहा है। उच्च पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्याय के अनुसार भी और EPFO के खुद के सर्कुलर के अनुसार भी हमको उच्च पेंशन की सुविधा जो है EPFO नहीं दे रहा है, उससे हमें वंचित कर दिया गया है। मेडिकल की सुविधा हमें किसी प्रकार की नहीं है। EPFO के कर्मचारी जो हैं उनको 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है और हम पेंशनर्स को किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे वृद्ध पेंशनर्स की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। हमें 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता इतने पेंशन मिले जिससे 2 लोगों का जीवन यापन हो सके। उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमें हमारी उच्च पेंशन दी जाए, उसकी सुविधा प्रदान की जाए। मेडिकल की सुविधा, फ्री मेडिकल सुविधा हम पति पत्नी को प्रदान की जाए। और जो भाई EPS 95 स्कीम में उनकी सरकार की गलतियों से, EPFO की गलती से जो नहीं जोड़े गए हैं उनको इस स्कीम में जोड़ा जाए। उन्हें कम से कम 5,000 रुपये ये जो है मासिक पेंशन दी जाए। इसी भावनाओं के साथ में आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हमारी वृद्ध पेंशनर्स की मांगों को आप सरकार तक। कहाँ रहती हैं? बालाजी बिहार। थाना कौन सा लगता है? थाना प्रेम नगर। क्या मामला है, कप्तान ऑफिस आई हैं आप? ये था मामला, जैसे परसों मैं गई थी वहाँ पर क्या कर रामपुर गार्डन, मेरे पड़ोसी की यहाँ बत्ती नहीं लग रही, 2 महीने से वो अंधेरे में रह रहे हैं। तो वो ये बोले कि मुझे आप मेरे साथ चलो। जैसे मैंने कॉलोनी में 2 काम कराए, एक होली रखवाई, मंदिर बनवाए, तो लोग जैसे मुझसे कहते तो मैं चली गई। इनकी तबीयत सही नहीं थी, जो लेटे हुए थे, तो वो जो बोला अधिकारी बोले फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करवा दो। मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो। इतने में दरोगा जी आए, इनके मिलने वाले 2 लड़के बैठे थे, उनने आवाज़ दी। वो लड़का बेचारे डर के मारे ऊपर छत पर भाग गया और पड़ोसी के घर से जैसे कूद के चला गया। बस इतनी बात थी। इतनी बात में दरोगा जी उठा कर ले गए हम लोगों को, इन्हें ले गए उस लड़के को। तो हम लोग जब गए तो मार अनाप शनाप गाली गलौज कर रहे, धक्के उक्के दिए और फिर गाड़ी में जबरदस्ती बिठाल कर थाने ले गए। हम लोग उनको गंदी संदी बातें कर रहे थे, उस लड़के से जबरदस्ती धमका कर दुनिया भर की बातें कर रहे। तो वही बात मैं सुबह उनसे पंडितानी मैंने ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम लोग होते तो वो भागते भी नहीं, वो डर के मारे भाग गए। इतने ही वो लड़के आए, तीनों मुझे लिपट गए, मारने को, गाली गलौज करने लगे, सुनने को बात तैयार ही नहीं थे। कहते क्या नाम है उनके?
लड़कों के नाम एक का बिक्की नाम है और एक का मोनू सोनू। तहरीर दे दी आपने? हाँ, तहरीर दे दी। आज साहब से मिले, क्या कहा है? साहब ये बोले कार्रवाई होगी, आप थाने जाओ, होगी आप।